हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हम पढ़ेंगे हर्माड थ्री सर्कल थ्योरम। तो इससे पहले है हमारा मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एन एंटायर फंक्शन। हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास एंटायर फंक्शन होता है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो गिवन डोमेन की बाउंड्री पे एग्जिस्ट करती है। तो सपोज करें लेट एफ जेड बी ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एंड ऑफ कोर्स जो एंटायर फंक्शन आपको वो क्या होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट। Let fz be a non-constant entire function. Define MR. MR is defined as maximum value of modulus of fz on each point of the given domain. Here our domain is closed disk centered at 0 and radius r. सो हमने MR डिफाइन कर लिया जो कि क्या है, मैक्सिमम है किसका, मॉडुलस एफ जेड का। मीन्स हमने एफ जेड की वैल्यू निकालनी है हर पॉइंट पे गिवन डोमेन के एंड देन मैक्स मॉडुलस वैल्यू लेनी है। उस मॉडुलस वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, एम आर। सिंस एफ आर इज एंटायर, हमारे पास क्या गिवन है, जो एफ जेड जो है वो क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन। सो वी हैव मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल. And this principle says that if fz is non-constant entire function, then its maximum value lies on the boundary. So we can replace this closed disk by the boundary only because fz is non-constant entire function. So this mr can be written as maximum of modulus of fz such that this mod z is equal to r. Means we are taking the points of boundary only. In fact, mr is strictly increasing unbounded function of r, because if it is bounded, then by Livoli theorem this function should be a constant function. So this mr is strictly unbounded function. For this, by maximum modulus principle we have, means ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये मान लीजिए ये सर्कल है कोई जो किस पे सेंटर करता है, 0 पे, रेडियस जिसकी r1 है। अगर इससे बड़ा कोई सर्कल लेंगे r2 सच दैट ये r1 लेस देन है r2 से, तो इस फंक्शन यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो मॉडुलस वैल्यू होगी एफ आर वन ई की पावर आटा थीटा अगर हम करें इस डिस्क के इंक्लूडिंग बाउंड्री, जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा किससे होगी, इस फंक्शन की जो बाउंड्री पे वैल्यू आ गई बड़े सर्कल की उससे लेस देन होगी, एम आर टू हम इसको बोल सकते हैं। तो यही इसने बोला है कि अगर छोटे वाले सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम उठा लेंगे तो उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो बड़े वाले की मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन होगी, क्योंकि बड़े वाले की मैक्सिमम वैल्यू इस बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं। और इसकी वैल्यू अगर फंक्शन हमारा एफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट है तो इस बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो होगा ना, तो एफ आर वन ई की पावर आटा थीटा का मोड किससे लेस देन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द larger circle whose radius is r2. So consequently if r1 less than r2, यहाँ पे जो है ये कंडीशन मॉडुलस ऑफ एफ आर वन ए की पावर आटा थीटा लेस देन एम आर टू, वेयर दिस r1 लेस देन r2, consequently this maximum value is also, you can write here capital M r2, and if mr is bounded then by Livoli theorem our function should be constant function. Now we have a theorem, Hadamard three circle theorem. So statement क्या है, suppose fz be analytic function in the ring shaped region, or we can say in the annulus region with center at 0 and radius lies between r1 and r3. मीन्स इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। सपोज करेंगे ये सेंटर किस पे है, 0 पे, ये ओरिजिन हम इसको ले लेते हैं एंड दिस इज आवर r3, कैन राइट दिस इज अवर r3। ये भी आपकी सेंटर से मेजर होगी, तो ये जो रेडियस है ये कितनी है, r3। तो हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो इस एनुलस पार्ट में क्या है, एनालिटिक गिवन है एनुलस पार्ट में। तो क्या है कि एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन द रिंग शेप्ड रीजन whose radius lies between r1 and r3, let r1 less than r2 less than r3। तो यहाँ पे हम एक सर्कल लेंगे किस रेडियस का, r2 रेडियस का, और r2 क्या होगा, r2 जो है ग्रेटर देन r1 है एंड लेस देन r3 है। इस तरह से हमने एक सर्कल और बना लिया इसी में। अब फंक्शन हमारा इस पूरे रीजन पे एनालिटिक था तो इस वाले पोर्शन पे भी एनालिटिक होगा। अगर r2 और r3 के बीच वाले पार्ट की बात करेंगे तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। एंड सपोज let r1 less than r2 less than r3 and let mi be the
राइट इट ए कैपिटल M. Let mi be the maximum value of modulus of fz on the circle mod z is equal to ri. मीन्स m1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है मॉडुलस fz की ऑन द सर्कल whose radius r1 and m2 corresponding to r2 and m3 corresponding to r3 मैक्सिमम वैल्यू है मॉडुलस fz की. देन वी हैव टू शो दिस इनइक्वालिटी होल्ड. ये है हमारी हेडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम. मीन्स हम क्या करें कि एक थर्ड सर्कल ले रहे हैं r2 रेडियस का, उसको इसमें क्या करते हैं एडजॉइंट कर लेते हैं r1 और r3 के मिडल में. यही हमें दिखाना कि m2 r log की पावर log ऑफ r3 बाई r1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो r3 r1 था यहाँ पे हमने r2 रेडियस का एक सर्कल एडजॉइंट कर दिया. इसको हम क्या लिख देंगे r3 r2 एंड r2 r1. तो ये है हमारी हेडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम. सो प्रूफ क्या है हमारा, लेट हमने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जी जेड and this gz is constructed as gz is equal to z raised to power lambda into fz. ये लैम्डा क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट है और इस लैम्डा को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है. सो वेयर दिस लैम्डा इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड लेटर ऑन सिंस दिस fz इज एनालिटिक. fz हमारा एनालिटिक गिवन है एंड z रेज टू पावर लैम्डा क्या है, एक पोलिनोमियल हो सकता है. अगर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हुआ तो एफ जेड जी जेड इक्वल हो जाएंगे एंड एफ जेड एनालिटिक है तो जी जेड भी एनालिटिक हो जाएगा. अगर लैम्डा नॉन जीरो है तो लैम्डा की वैल्यू हो सकता है 1 2 3 इस तरह से हो. तो हम क्या लेंगे, ये लैम्डा हमें लेना है नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो और पॉजिटिव. अगर ये लैम्डा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल. एंड पोलिनोमियल भी क्या होता है आपका, एनालिटिक फंक्शन होता है. तो पोलिनोमियल एनालिटिक फंक्शन, ये भी एनालिटिक फंक्शन हो गया, एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन हो गया, तो जी जेड भी ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका एनालिटिक फंक्शन. वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड लेटर ऑन सिंस एफ जेड इज एनालिटिक आल्सो जेड रेज टू पावर लैम्डा इज एनालिटिक. देयरफॉर दिस जी जेड इज एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन बिकॉज एफ जेड एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन गिवन इन द स्टेटमेंट एंड दिस इज एंटायर फंक्शन विच इज एनालिटिक थ्रू आउट द रीजन और थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन वी कैन से. So this overall quantity means we can say gz is analytic in the ring shaped region. So now maximum principle, by maximum principle, if this is analytic function in the modulus region, annulus region, so we can apply maximum principle on the given domain which is under consideration. वो क्या है हमारी annulus. तो हम क्या करेंगे, by maximum modulus principle this gz मीन्स मोड जी जेड हैज ए, क्योंकि जी जेड सिर्फ जी जेड की वैल्यू तो हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स में है तो हमने मॉडुलस में वैल्यू कंपेयर करते हैं. तो जी जेड मोड जी जेड हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ वन ऑफ द सर्कल आइदर इन मोड जेड इज इक्वल टू r1 बिकॉज हेयर वी हैव टू बाउंड्री, दिस इज r1 एंड दिस इज r3. एक बाउंड्री हमारे पास ये है और एक बाउंड्री हमारे पास ये है. तो हमने क्या करना है, ये जी जेड है जो हमारा ये एनालिटिक फंक्शन है इस एनुलस पार्ट में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आइदर इस बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगी और इस बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगी बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल. तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल दिस जी मोड जी जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ वन ऑफ द सर्कल आइदर इन मोड जेड इज इक्वल टू r1 और ऑन मोड जेड इज इक्वल टू r3. तो अब हमने क्या ले लिया कि मोड ऑफ जी जेड ये क्या है, हर जेड के लिए जो एनुलस पार्ट में है, कोई भी जनरल पॉइंट है, ये कोई भी जनरल पॉइंट हमेशा किसी भी जनरल पॉइंट पे मॉडुलस वैल्यू फंक्शन जी जेड की लेस देन इक्वल टू होगी दिस मैक्सिमम. क्योंकि अब हमने क्या किया कि ये जेड था, जेड लैम्डा एंड एफ जेड हमारा एनालिटिक गिवन है, तो एफ जेड की वैल्यू सपोज करेंगे कि जो मोड जेड इज इक्वल टू r1 पे थी वो m1 हमने ली थी स्टेटमेंट में, और मोड जेड इज इक्वल टू r3 पे हमने क्या ली थी m3. अब मोड जेड इज इक्वल टू r1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 की पावर लैम्डा, और मोड जेड इज इक्वल टू r3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, r3 की पावर लैम्डा. तो अब हमने जो जी जेड लिया है, जी जेड हमारा इस एनुलस पार्ट का कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ के किसी भी पॉइंट की वैल्यू इसके मैक्सिमम से लेस देन इक्वल टू रहेगी मैक्सिमम ऑफ r1 लैम्डा एंड दिस इज योर m1 एंड r3 लैम्डा एंड दिस इज योर m3. तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आएगी. यहाँ से फिर हम जी जेड की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास क्या है, जेड लैम्डा एफ जेड.
तो यहाँ हमने जी जेड की वैल्यू रख दी मॉडुलस ऑफ जेड लैम्बडा इंटू मोड एफ जेड इंटू एफ जेड का वोल मोड। दिस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ R1 की पावर लैम्बडा M1 कोमा R3 की पावर लैम्बडा M3 फॉर ऑल जेड विच लाइज इन द अवर एनुलस रीजन आल्सो ऑन द सर्कल। अब जो हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी किसके लिए होल्ड कर रही है, हर पॉइंट के लिए होल्ड कर रही है जो इस एनुलस रीजन में है। अब जो R2 सर्कल हमने लिया वो इसी रीजन में लिया है, तो R2 सर्कल पे जो पॉइंट होगा उसके लिए भी तो होल्ड करेगी ना ये इक्वेशन। तो यहाँ पे सिमिलरली वी कैन से ऑल दिस इनइक्वालिटी होल्ड ऑल्सो ऑन द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू R2। सो at the boundary of mod z is equal to R2, this z raised to power lambda will become R2 raised to power lambda, and this is fz less than equal to maximum of this quantity. Now we have to choose lambda such that this quantity will be equal. So this is done by making two expression of right hand side, means हमें लैम्बडा की वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो हम इसको इक्वल पुट कर देंगे R1 की पावर लैम्बडा M1, क्योंकि हमें लैम्बडा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए क्वांटिटी होल्ड करे, तो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो R1 की पावर लैम्बडा इंटू M1 इज इक्वल टू R3 की पावर लैम्बडा इंटू M3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 बाई R3 की पावर लैम्बडा M3 बाई M1। हमें चाहिए लैम्बडा की वैल्यू, तो अप्लाई कर देंगे लोगरिथम बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्बडा log ऑफ R1 बाई R3 इज इक्वल टू log ऑफ M3 बाई M1। So this is lambda is equal to log of M3 by M1 divided by log of R3 by R1 by R3। अब इसका हम क्या करेंगे, log of M माइनस log n, ये जो क्वांटिटी है log of M3 by M1, इसको हम लिख सकते हैं log of M3 माइनस log of M1। हमें चाहिए M1 ऊपर चाहिए, मीन्स ये रेसिप्रोकल चाहिए हमें इसका, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो log of M1 माइनस log of M3। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको लिख देंगे log ऑफ R3 माइनस log ऑफ R1। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा और हमारे पास ये आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी log M1 बाई M3 डिवाइडेड बाई log ऑफ R3 बाई R1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास 10 ऑन मोड जेड इज इक्वल टू R2 वी गेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, R2 की पावर लैम्बडा एफ जेड मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ R1 लैम्बडा M1 कोमा R3 लैम्बडा M3। ये थी हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जो सर्कल ले रहे हैं अंडर कंसिडरेशन, जो सर्कल है हमारा वो क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू R2। तो मोड जेड इज इक्वल टू R2 एंड बाई यूजिंग फर्स्ट वी गेट दिस इज मोड ऑफ R2 की पावर लैम्बडा इंटू एफ जेड, दिस इज लेस देन इक्वल टू R1 लैम्बडा M1, क्योंकि जो हमने जो लैम्बडा चूज किया है वो इस तरह से चूज किया है कि ये जो क्वांटिटी है आपकी इक्वल हो जाए। तो हमने मान लिया कि ये इसके इक्वल है, तो हमने एक वैल्यू ले ली यहाँ से, तो ये एक की वैल्यू हो जाएगी R1 लैम्बडा इंटू M। तो यहाँ से हो जाएगा R1 की पावर लैम्बडा इंटू M, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सो इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड लैम्बडा इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So mode of fz is less than equal to R1 by R2 की पावर लैम्बडा इंटू M1, एंड दिस मॉडुलस fz इज लेस देन इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव R2 बाई R1 की पावर माइनस लैम्बडा इंटू M1। सो दिस इम्प्लाइज M2 इज, क्योंकि ऑन दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड fz इज M2, so we are taking value M2 which is less than equal to R2 की power R1, and this is the value of lambda that is obtained in the equation number second, log of M1 by M3 divided by log of R3 by R1। so हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट वैल्यू पुट कर दी किसकी, लैम्बडा की, माइनस log of M1 by M3 डिवाइडेड बाई log of R3 by R1 इंटू M1। अब हमें क्या करना है कि ये जो पावर है ना, ये जो पावर है आपकी R2 by R1 एंड ये है माइनस का log ऑफ M1 बाई M3 एंड इसके डिवाइडेड में है हमारा log ऑफ R3 बाई R1। हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ हम पावर क्या ले लेंगे, log ऑफ R3 बाई R1, तो ये पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो इस इनइक्वलिटी में हमने क्या ले ली, पावर ले ली क्या,
इस दोनों तरफ पावर ले ली log ऑफ R3/R1। तो यहाँ से क्या हुआ, M2 की जो पावर थी वो कितनी होगी, log ऑफ R3/R1। यहाँ से log ऑफ R3/R1 कैंसिल हो गया और M1 की पावर भी क्या होगी, log ऑफ R3/R1। अब ये जो फॉर्मूला होता है e की पावर log ऑफ b, मीन्स ये कहे कि आप बेस और पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरह से, a को इसको लिख सकते हैं हम a को e की पावर log ऑफ a एंड होल पावर इज log ऑफ b, दिस इज इक्वल टू e की पावर, अब पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं log ऑफ b एंड log ऑफ a। तो ये फाइनली क्या बन गया b, और ये पावर कितनी होगी log ऑफ a। मीन्स अगर a आपका बेस में है और b आपका पावर में है तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, b की जगह a और a की जगह b बाय दिस फॉर्मूला। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे यही करना है कि ये जो पावर है इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास M2 log ऑफ R3/R1 एंड ये है जो हमारे पास R2/R1 की पावर माइनस log ऑफ M1/M3। इसको हम लिख लेंगे R2 की पावर R1, दिस इज अवर माइनस log M1 प्लस log M3, क्योंकि log ऑफ M/N क्या होता है, log ऑफ M माइनस log N। तो यहाँ पे जो नेगेटिव होगा वो इसको क्या कर देगा, अंदर वाले को पॉजिटिव, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा R2/R1 की पावर माइनस log ऑफ M1 इंटू R2/R1 की पावर log ऑफ M3। अब इस M1 को और इस पावर को और इस M3 को और इस पावर को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा M1 की पावर माइनस log ऑफ R2/R1 एंड पावर इस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, M3 की पावर log ऑफ R2/R1 एंड एक क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी है M1 की पावर log ऑफ R3/R1। इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे M1 की पावर log ऑफ R3/R1, दिस इज R3/R1। तो M3 तो हमारा यही है, log M3 की पावर log ऑफ R2/R1। इसको हम क्या कर लेंगे, अब कंबाइन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा M1 की पावर log ऑफ R3/R2, इसको नेगेटिव कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा log ऑफ R3/R1 माइनस log ऑफ R2/R1। ये हो जाएगा log ऑफ M/N R3/R1 इंटू R1/R2। तो R1 से दिस इज R3, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ R3/R2 इंटू M3 की पावर क्या है हमारे पास, log ऑफ R2/R1। सो फाइनली हमने यही दिखाना था कि M2 की पावर log ऑफ R3/R1 एंड इस R3/R1 में हमने एक रेडियस R2 और इंक्लूड कर लेनी है। वो किस तरह से हो जाएगी, R3/R2 देन R2/R1 विद देयर मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही थी हमारी हेडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम। ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी बाय यूजिंग 3 सर्कल। तो ये हमारी हेडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम थी। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ द कर्व y इज इक्वल टू f(x) बिटवीन द पॉइंट्स x1 x2 लाइज बिलो द कोड ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। मीन्स ये जो पॉइंट है x1 x2 इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक कोड ले ली। अब उस फंक्शन की, जिस फंक्शन को हम कन्वेक्स बोलना चाह रहे हैं, अगर उसकी कोई भी वैल्यू अगर हम निकालें तो वो वैल्यू उस क्या हो, इस कोड से नीचे लाई करे, नीचे की तरफ लाई करे। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स फंक्शन। एंड ज्योमेट्रिकली हम देखना चाहिए कि किसी भी कोई भी फिगर हमें गिवन है तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे कब, अगर कोई भी 2 पॉइंट हैं उस डोमेन के या कोई रीजन है हमारे पास, उसको अगर हम कन्वेक्स बोलना चाह रहे हैं तो कोई भी आर्बिट्रेरी 2 पॉइंट लेंगे हम, और अगर हम उनको बाय लाइन सेगमेंट से, मतलब कम्बिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर हम उनको ज्वाइन कर पा रहे हैं 2 पॉइंट को, और हम कम्प्लीटली जिस रीजन में काम कर रहे थे उसी रीजन के अंदर रहते हुए अगर हम उन 2 पॉइंट को लाइन सेगमेंट के हेल्प से ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो रीजन हमारा क्या होता है, कन्वेक्स रीजन। एंड ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम कह सकते हैं, फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ द कर्व y इज इक्वल टू f(x) बिटवीन द पॉइंट्स लाइज बिलो द कोड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। मीन्स f(x) की जो भी वैल्यू होगी या फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी इस कोड के बिलो लाई करेगी। एंड ये जो x1 y1 है क्या है, x1 पॉइंट पे ये जो y1 है x1 पॉइंट पे f(x) की वैल्यू है, एंड y2 जो है x2 पॉइंट पे f(x) की वैल्यू है। तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन।
Now we just try to derive the condition for the function to be convex. The equation of a chord joining the points x1, y1, x2, y2. This is the straight line, and this is the equation to find straight line by joining a straight line joining 2 points. That is y minus y1 x2 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड ये क्या है आपकी फंक्शन की वैल्यू है किस पे, x2 पे, ये क्या है फंक्शन की वैल्यू है x1 पे, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू fx। अब हमें पता था कि इस लाइन सेगमेंट से अगर fx की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो इससे नीचे रहनी चाहिए, तो इस तरह की वैल्यू आएगी। मीन्स y इक्वल टू fx इज कन्वेक्स इफ एंड ओनली द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मीन्स दिस y इज लेस देन इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1, दिस इज y2 प्लस x2 माइनस x2 माइनस x1 इंटू y1। तो ये वैल्यू जो है y की या हम कहीं fx की इस क्वांटिटी से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट x1 x2 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो वो इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन। तो इसको हम इसमें हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम में यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम इन कन्वेक्स फंक्शन, इन कन्वेक्स फॉर्म। सो स्टेटमेंट क्या है कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन द रिंग शेप्ड रीजन R1 लेस देन इक्वल टू मोड जेड लेस देन इक्वल टू R3, एंड लेट वी हैव a second circle, or we can say third circle R2 of radius R2 such that this radius R2 is greater than R1 and less than R3, and MRI be the maximum value of fz in the circle mod z is equal to Ri. Then we have to show this inequality hold where this log mr is convex function of log r. So प्रूफ देखेंगे फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम। 3 सर्कल थ्योरम ने हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया था, ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें क्या चाहिए था, log ऑफ mr2, इस तरह की वैल्यू चाहिए ना, log ऑफ mr2 log ऑफ mr3 log ऑफ mr1। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। टेकिंग log बोथ साइड वी गेट log ऑफ, अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ये जो कंप्लीट पावर है ये आगे आ जाएगी log ऑफ r3 बाय r1 log ऑफ mr2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ R3 बाई R2 log ऑफ mr1, एंड प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा तो समेसन से खुल जाएगा log अलग अलग, तो log ऑफ R2 बाई R1 इंटू log ऑफ mr3। तो ये फिर से इक्वेशन अप्लाई करती हुई प्रॉपर्टी log की, log ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b इंटू log ऑफ mr2, एंड सिमिलरली यहाँ पे ओपन कर दिया एंड सिमिलरली यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया log ऑफ mr2। अब हमने क्या किया कि ये जो क्वांटिटी थी हमारी ये इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, दोनों के अलग अलग इस तरह से। नाउ दिस log mr इज कन्वेक्स फंक्शन ऑफ mr। अब ये log mr है, देखो अब ये क्वांटिटी है, ये log r2 है हमारा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, एंड दिस इज x2 माइनस x एंड दिस इज x2 माइनस x1, एंड दिस इज log ऑफ mr1, दिस इज log ऑफ mr3 एंड दिस इज log ऑफ mr2। तो ये जो कंडीशन है इसी तरह की तो कंडीशन आ रही है ना जो कन्वेक्स फंक्शन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, नाउ वेयर दिस log mr इज ए कन्वेक्स फंक्शन ऑफ mr बाय कंपेयरिंग विद द कंडीशन ऑफ ए fx ऑफ ए फंक्शन fx टू बी कन्वेक्स एज fx लेस देन इक्वल टू x माइनस x1, दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx2। तो जो ये log mr है हमारा ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स फंक्शन, और ये ही इनइक्वालिटी हमें इसमें शो करनी थी। सिंपली हमने क्या करना है कि जो हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम है उसका रिजल्ट यूज करना है और अप्लाई कर देनी है, लोगरिथम की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देनी है। एक बार log लेना दोनों साइड, फिर से हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके वो पावर डिनोमिनेटर में ले आनी है, तो वो क्या हो जाएगी, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये किसकी तरह सेटिस्फाई करे, कन्वेक्स फंक्शन की तरह, तो log mr यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये थी हमारी हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम इन कन्वेक्स फॉर्म, एंड एक हमारे पास थी हेडमार्क-3 सर्कल थ्योरम, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हेडमार्क जो 3 सर्कल थ्योरम थी वो कंप्लीट होती है। दो फॉर्म में हमने इसको कंप्लीट किया है।